डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। ठीक है, आगे आपको बताना है डेविस कप की तरह ही जो है महिलाओं का टूर्नामेंट जो होता है वो सेम उसके सेम टाइप में कौन सा कप आता है? वो आता है फेड कप। ठीक है, फेड कप। आगे आपको बताना है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जो है जब जनहित याचिका दायर की गई थी, यानी जनहित याचिका को शामिल किया गया था, उस समय भारत के न्यायाधीश कौन थे? पी.एन. भगवती। पी.एन. भगवती हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बताना द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन का यानी जो है बोला जाए तो वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे आपको बताना है निक्स ओलंपिया जो है ये कोलंबस पर्वत जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है ये किस ग्रह पे पड़ता है? मंगल ग्रह पे पड़ता है। ठीक है, अरे चंद्रमा, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। सही है, आगे आपको बताना है गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ये जो है ग्रामीण सहकारिता पर आधारित होता है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। आगे बताना राष्ट्रीय गणित दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करते हैं वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और किनकी स्मृति में मनाते हैं ये बताना है? तो रामानुजन की स्मृति में मनाते हैं गणित दिवस। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में बाघ परियोजना की बात करते हैं 73 हो जाएगा। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष? 73 हो जाएगा। अब बताइए भारत में एलिफेंट परियोजना की बात करते हैं, हाथी परियोजना 1992 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य? गुजरात में हो। और गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किसके लिए जाना जाता है? एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, आगे आपको बताना है सर्करिक रेखा जो है ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और गुजरात के किस भाग में पड़ता है? तो कच्छ के रण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कच्छ के रण में पड़ता है। आगे बताना अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? कितना डिग्री देशांतर रेखा से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा से होकर गुजरती है। हम आपसे क्वेश्चन पूछे हैं राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बात कर रहे हैं, हम भारतीय मानक समय रेखा नहीं पूछ रहे हैं। जो आप इलाहाबाद के पास कुछ बोल रहे थे, अभी कुछ लोग बोल रहे थे ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कहाँ से? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा से होकर गुजरती है। अब यदि हम बात करें भारतीय मानक समय रेखा जो है कहाँ से होकर गुजरती है भारत से? तो इलाहाबाद के समीप कहाँ, कौन सा जगह? नैनी, जिसे जो कि मिर्जापुर के बगल में पड़ता है, नैनी के पास से। अब आपको यह भी बात बता ही देना है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और किस किस राज्य से होकर गुजरती है ये भी बता दीजिए साथ में। बोल लीजिए अच्छा से पहले आप लोग। 5 को नहीं पूरा कि नहीं से पूरा गया पूरा ही है। पचमा में फंस जा रहे हैं, कोई बात नहीं, सुन लीजिए एक क्रम में ध्यान रखिएगा। इंडिया का मैप तो सभी लोग देखे होंगे, एज्यूम थोड़ा सा कीजिएगा। बीच की यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश से, अभी जस्ट बताया कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास से नैनी जगह पड़ता है जो मिर्जापुर के समीप स्थित है। ठीक है, अच्छा, जब उत्तर प्रदेश से होकर वहां, यानी कहने का मतलब भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को बोलते हैं। अब वो जो प्रवेश करती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, वो इलाहाबाद से यानी उत्तर प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे आते हैं तो मध्य प्रदेश बीच में टच करता है। तो दूसरा कौन सा राज्य में प्रवेश करेगी? वो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से जस्ट नीचे आती है तो पता चलता है किस राज्य में जाती है? छत्तीसगढ़ में जाती है। मध्य प्रदेश के नीचे किस में जाती है? छत्तीसगढ़। और इसके बाद छत्तीसगढ़ से जस्ट नीचे आता है तो पता चलता है ओडिशा में चल जाता है। और ओडिशा के नीचे यदि आते हैं देखते हैं आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से होते हुए समुद्र में चली जाती है। यानी भारत के कुल कितने राज्यों से होकर? 5 राज्यों। एक बार फिर से बोलिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें किन्हीं को तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी में एक प्रश्न आता है, एक कर्क रेखा वाला प्रश्न आता है कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसको याद करने का तरह तरह के ट्रिक मिलते हैं, जैसे कि मित्र पर गमछा झार या फिर गुराम ऐसे करके कुछ होता है। हाँ, जो भी हो, ठीक है, हम सीधा सीधा मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन वो तो सभी लोग कर सकते हैं। इसे पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में कटान करती है? टच करती है तो कहाँ? छत्तीसगढ़ में टच करती है। ठीक है,
चलिए आगे आपको बताना है, कर्क रेखा पर स्थित भारत के कुल कितने राज्य की राजधानियां स्थित है? तो 3 राज्यों की राजधानियां स्थित है। कर्क रेखा पर कुल कितने राज्य को? 3 राज्य की राजधानियां स्थित है। कौन कौन की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और झारखंड की राजधानी रांची, और एक राज्य हो गया और आपका त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यानी 3 राजधानियां ऐसी है जो कर्क रेखा पर स्थित है। फिर से सुन लीजिएगा, पहला बताए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, दूसरा झारखंड की राजधानी रांची और तीसरा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। कुछ बोलना चाह रहे बोलिए। अच्छा, क्या लेता है? तीसरा कौन सा? तीसरा कौन लेता है? कोलकाता। अब बताइए, इधर बोल रहे कलकत्ता नहीं था, आप कह रहे हैं फिर अगरतला नहीं था। हाँ, अगरतला नहीं टच करता है। हाँ, समझ गए बात को? नहीं समझे? देखिए, हाँ, क्वेश्चन उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा कि निम्न में से कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा को नहीं छूती है? नहीं छूती है, आंसर कोलकाता लगा होगा। ठीक है, बाकी 3 होगा आपका वही जो हम बोले अभी, एक झारखंड की राजधानी रांची, एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और एक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ये तीनों कर्क रेखा को टच करती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, कहीं से एरर होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे आपको बताना है, किस यज्ञ में जो है वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? किस यज्ञ में वैदिक काल में जो है सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो वो यज्ञ था सौत्रामणि यज्ञ। कौन सा हो जाएगा? सौत्रामणि यज्ञ था। आगे बताना है, गौतम बुद्ध की माँ जो थी महामाया देवी, वो किस वंश से संबंध रखती थी? वह जो थी कोलीय वंश से संबंध रखती। किस वंश से? कोलीय वंश से संबंध। अब आपको गौतम बुद्ध की यदि हम बारे में चर्चा करें तो एक बार गौतम बुद्ध को बढ़िया से समझ लिया जाए। गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल में। और इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। किस थे? शाक्य गण के मुखिया थे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था। अब जब शाक्य कुल में आता है, यहीं पे क्वेश्चन फंसा देता है कि गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो किस वंश से संबंध रखती थी। तो वो आप सभी को लग जाएगा शाक्य, लिच्छवी, ये सब करके ऑप्शन आ जाता है, लोग फंस जाते हैं। ध्यान रखना, गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो किस वंश से संबंध रखती थी? कोलीय वंश से संबंध रखती थी। अब आपको बताना, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया देवी हो जाए। क्या हो जाएगी? महामाया देवी। और इनकी सौतेली माँ के रूप में, यानी मौसी जिसको बोलते हैं, प्रजापति गौतमी हुई। ठीक है, और आगे किया इनका लालन पालन जो है किसके द्वारा? प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है, गौतम बुद्ध का जो है गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं? महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। घर से जो बाहर निकले तो महाविनिष्क्रमण, और गृह त्याग की जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में किसको संबोधित किया गया? तो घोड़ा को। यानी कहने का मतलब घोड़ा से घर से बाहर निकले, सीधे समझ सकते हैं ऐसे। तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या देता है? तो जन्म का प्रतीक चिन्ह देता है कमल देता है। ठीक है, और गर्भ में जो थे उसका प्रतीक चिन्ह क्या देता है? तो सांप देता है, बूल देता है। और इसके आगे की यदि हम बात करते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो होती है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। और उनका जो है मृत्यु जब हो जाता है, उनका प्रतीक चिन्ह अस्तूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्तूप बोला जाता है। ठीक है, और मृत्यु की घटना को जो क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। अब आपको बताना, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ में हुआ था? वो बोध गया में हुआ था। अब आपको बताना है, गौतम बुद्ध के जो गुरु जो थे, उनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम गुरु थे। और दूसरे गुरु की यदि हम बात करें तो दूसरे गुरु कौन हो जाएंगे? रुद्रक रामपुत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रुद्रक रामपुत, जो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु हुए। पहले गुरु कौन हो जाएंगे? अलार कलाम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के जो है द्वारा कहा गया था कि गौतम यानी बौद्ध धर्म में यदि महिलाओं का प्रवेश होता है तो बौद्ध धर्म ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक चलेगी। ठीक है, गौतम बुद्ध के द्वारा ये बात कहा गया था कि जो है बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश पहले वर्जित था, महिलाओं का प्रवेश दे दिया जाए तो 100 साल में बौद्ध धर्म विभाजित हो जाएगी। और ऐसा बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध जी का कहना था। लेकिन आगे चल के गौतम बुद्ध का एक चेला, जिसका नाम और जिसके द्वारा ये मतलब जो है महिलाओं को प्रवेश के लिए जो है उन्हें मना लिया गया, वह चेला का क्या नाम था? किसके द्वारा कहा गया था? तो जिनके द्वारा बौद्ध धर्म का एक पुस्तक भी लिखा गया, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित बोला जाए तो त्रिरत्न का नाम सुने होंगे।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? बौद्ध धर्म संघ। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के अलावा त्रिपिटक बोलते हैं। जो त्रिपिटक 3 पुस्तक का संग्रह है, और त्रिपिटक में तीनों पुस्तक का पिटक का नाम बताना है। एक तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कौन कौन पिटक हो जाएगा? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक के लेखक कौन है? आनंद। और वही आनंद के द्वारा इस बात को मनवाया गया था गौतम बुद्ध के समक्ष, जो है कि इस प्रस्ताव को रखा गया था कि बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश दे दिया जाए। और गौतम बुद्ध के द्वारा वैशाली में जो है बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश को जो है दे दिए, स्वीकृत कर दिए। तो आगे चल के वही उनके कहने के अनुसार 100 साल बाद, यानी बोला जाए तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? वैसे 483। और ये प्रथम बौद्ध संगीति उसी वर्ष हुआ था जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कितना में? 483 में। और अगले वर्ष यानी अगले 100 साल के बाद दूसरी बौद्ध संगीति के समय जो है गौतम बुद्ध के कहने के अनुसार बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गई। कितने भागों में? 2 भागों में बट गई। और 2 भागों में बट जाने के कारण जो है क्या होता है, यानी कहने का मतलब यही था कि गौतम बुद्ध का जो कहना था, जो 100 साल पहले जिस बात को उन्होंने बताया था, वह सही साबित होता दिख गया। इसलिए आप जान लीजिए गौतम बुद्ध को जो है भगवान उसी समय से माना जाने लगा। और गौतम बुद्ध को जो है पूर्णतः किस शासक के द्वारा भगवान मान लिया गया, यानी पूजा जाने लगा, तो वो शासक कनिष्क थे, जो चौथी बौद्ध संगीति में गौतम बुद्ध को भगवान की दर्जा दी गई। समझ रहे होंगे बात को? एक कहानी की तरह बता रहे हैं, क्वेश्चन को लेके नहीं चल रहे हैं। और यही जितना भी बात बोल रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे यदि हम बात करें बौद्ध धर्म में गौतम कितना हो गया? दूसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383। पहला कब हो गया था? 483। जब बौद्ध संगीति की यदि हम बात कर लिए तो एक ही साथ सभी बौद्ध संगीति को भी देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी बौद्ध संगीति होगी। दूसरी बौद्ध संगीति के बाद तीसरी बौद्ध संगीति कब होती है? 255 ईसा पूर्व में होता है। और इसके साथ साथ चौथी बौद्ध संगीति कब होती है? ईसा की प्रथम शताब्दी में। कब होता है? ईसा की प्रथम शताब्दी में जो है चौथी बौद्ध संगीति होती है। अब प्रश्न बनता है कि पहली बौद्ध संगीति होती कहाँ है? और बौद्ध संगीति का मतलब समझते गोष्ठी समझते होंगे। गोष्ठी का मतलब क्या होता है? एक जगह लोगों को बुलाए, वहां पे चर्चा किए इसके बारे में, इस धर्म के बारे में, उसी को संगीति बोला जाता था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म ही है, अलग अलग जगह पे एक ही धर्म को मानने वाले कई लोग हैं। जैसे इंडिया की ही हम बात करें तो भगवान शिव को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, भगवान राम को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इसी गोष्ठी में कहा जाता है, यानी बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार जो होता था, अलग अलग लोग जाके करते थे, और वो सभी लोग एक जगह सामूहिक रूप से शामिल होते थे, उसी को संगीति बोलते थे। यानी क्या बोलते हैं? बौद्ध संगीति। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो अपने बिहार के राजगिरी में हुआ। राजगिरी बोले तो कहाँ? पाटलिपुत्र, समझिए तो। ठीक है, अच्छा, राजगिरी में पहला बौद्ध संगीति। दूसरा बौद्ध संगीति की यदि हम बात करें कहाँ हो जाएगा? वैशाली में। और तीसरी बौद्ध संगीति की यदि हम बात करें तो पाटलिपुत्र, और चौथा की बात करें तो कुंडलवन, कश्मीर हो जाएगा। यानी चारों बौद्ध संगीति देखिए, चारों एकदम से है ना घूमता फिरता है। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा की बात करें फिर पाटलिपुत्र, और चौथा की बात करें तो एक बार कश्मीर चला गया, कुंडलवन कश्मीर। अब चारों बौद्ध संगीति समझ चुके होंगे। चारों में अब पूछा जाता है कि पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? महाकश्यप के द्वारा। और आगे चल के आपसे ये पूछा जाए कि दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो वो शावक मीर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? शावक मीर के द्वारा। और तीसरी बौद्ध संगीति की बात यदि हम करें तो मोगलीपुत्र के द्वारा। और चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की बात करते हैं, अध्यक्षता की यदि हम बात करें तो अश्वघोष के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, और अश्वघोष के द्वारा उपाध्यक्षता किया गया था। अब एक प्रश्न बनता है कि एकमात्र बौद्ध संगीति जिसमें एक अध्यक्ष के अलावे एक उपाध्यक्ष भी था, वो बौद्ध संगीति कौन सी हो जाएगी? चौथी बौद्ध संगीति। ऑफिस में कोई नहीं है? कौन है? पंकज जी है। थोड़ा सा देखिए तो लाइट तो क्या समस्या है? या लाइट तो है। चलिए, चौथी बौद्ध संगीति में पूछा जाता है कि एकमात्र बौद्ध संगीति जिसमें एक अध्यक्ष के अलावे एक उपाध्यक्ष भी थे, वो बौद्ध संगीति कौन सी हो जाएगी? चौथी, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता, और उपाध्यक्षता किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा जो है उपाध्यक्षता किया गया था। अब एक प्रश्न बनता है यहीं से कि चौथी बौद्ध संगीति की जो है किसके शासन काल में हुआ था? यानी पहली किसके काल में, दूसरी किसके काल में, तीसरी किसके काल में, चौथी किसके काल में? तो पहली बौद्ध संगीति किसके काल में? अजात शत्रु के काल में। दूसरी किसके काल में हुआ था? कालाशोक के काल में। और तीसरी अशोक के काल में। और चौथी कनिष्क के काल में। क्या हो गया? चारों का ध्यान रखना है। क्या?
हाँ, कनिष्क को द्वितीय अशोक के रूप में भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की यदि हम बात करें, पहली एक बताए आपको अजातशत्रु, दूसरा हो गया कैलाशोक, तीसरा की बात करें तो अशोक, और चौथा की बात करें तो कनिष्क हो जाएगा। ये होगा, यानी कहने का तो कुल मिला के 12-13 प्रश्न आपको इससे स्पेशल पूछा था बौद्ध संगीति से। कब हुआ तो 4 प्रश्न इससे, कहाँ हुआ तो 4 प्रश्न इससे, 8 प्रश्न हो गया, किसकी अध्यक्षता में हुआ तो 4 प्रश्न इससे 12 हो गया, और किसके शासन काल में हुआ 12-4 16, यानी 16 प्रश्न को आप एक जगह समझ सकते हैं। क्या नहीं याद रहेगा? एक बार फिर से करवा दिया जाए, बोलिए क्या हुआ? याद है, हम समझ रहे हैं, सभी लोगों को याद नहीं है और सभी लोगों को याद करवाना जरूरी है। चलिए चारों को एक बार फिर से अच्छा सुनिएगा। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483, दूसरा 383, तीसरा 255, चौथा ईसा की प्रथम शताब्दी। ठीक है, 4 हो गया। अच्छा, आगे बात करें, पहला कहाँ हुआ? राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। 4 खत्म, 4 दूना 8 का कहानी खत्म। किसकी अध्यक्षता में हुआ इसकी बात करते, पहला महाकश्यप, दूसरा सावकमीर, तीसरा मोगलीकुतिस, चौथा वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता, और उपाध्यक्षता की बात करें तो अश्वघोष। यानी कुल मिला के 12 प्रश्न हो चुका है। 4 प्रश्न की और बात करें, किनके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु, ठीक है, पहला, दूसरा कैलाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। 16 प्रश्न खत्म है। चलिए अब बात करते हैं, गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। और दूसरा उपदेश की, अंतिम उपदेश की बात करें तो अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा कहाँ दिया गया था? श्रावस्ती। आपसे पूछा जाए सबसे अधिक गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश कहाँ दिया गया था? सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो सर्वाधिक हो जाएगा। और ये प्रश्न पूछा जाता है, गौतम बुद्ध जो है अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए? गलत जवाब है, वैशाली में बिताए थे। कहाँ हो जाएगा? वैशाली में। अच्छा, इससे पहले हम त्रिपिटक की बात कर रहे थे। त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब बात करते हैं सुत्त पिटक की रचना किसके द्वारा की गई थी? आनंद के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं विनय पिटक की रचना किसके द्वारा? बोलिए, उपाली के द्वारा। और अभिधम्म पिटक की रचना किसके द्वारा? मोगलीकुतिस के द्वारा। ठीक है, तीनों के बारे में। अब हम तीनों को याद कैसे रखेंगे? थोड़ा सा ये मुश्किल बनता है, लेकिन बहुत आसान है, समझिएगा। आप आम बोलचाल की भाषा में बच्चा लोग को क्या बोलते हैं गाँव में कि सुत जा बउआ, सुत जा बोलते हैं ना, समझिएगा। सुत से याद रखिएगा सोकर, हम समझिएगा। अच्छा, सोने में किनको आनंद नहीं आता है? आता है। अच्छा, और क्या बोलते हैं इसको समझिएगा एक तरह थोड़ा सा सोच के, कि सोकर यदि उपदेश सुनेंगे तो आनंद आएगा ही ना, नहीं समझ रहे हैं? सोकर उपदेश सुनेंगे तो क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। इससे 3 आपका क्वेश्चन, एक तो पहला सुत्त पिटक के बारे में, सोकर मतलब क्या? सुत्त पिटक। अच्छा, सुत्त पिटक के लेखक कौन हो जाएंगे? आनंद हो जाएंगे। तो ये ध्यान तो रहेगा ना कि सुत्त पिटक के लेखक कौन हो जाएंगे? आनंद हो जाएंगे। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि सुत्त पिटक में किसके बारे में चर्चा की गई है? उपदेश के बारे में। गौतम बुद्ध के द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए हैं उसकी चर्चा किस पुस्तक में? सुत्त पिटक में की गई है। ये ध्यान रहेगा। सुत्त पिटक यानी सोकर उपदेश सुनेंगे तो क्या आएगा? आनंद आएगा। यानी सुत्त पिटक के लेखक आनंद। सुत्त पिटक में किसकी चर्चा की गई है? बौद्धों का उपदेश के बारे में चर्चा की गई है। ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं विनय पिटक का। तो विनय पिटक के लेखक कौन हो जाएंगे? उपाली। अच्छा, एक से बताइए, कोई नियम से यदि बचना है आपको, बचने के लिए क्या कीजिएगा? उपाय कीजिएगा ना, नहीं समझ रहे हैं? नियम से बचने के लिए, यानी नियम कानून से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उपाय करना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म के जो नियम के बारे में यानी कानून के बारे में चर्चा की गई है वो किस पुस्तक में? विनय पिटक में। और बिना नियम पालन किए हुए आप, ठीक है, आप नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। बिना से आपको ध्यान रखना है विनय पिटक। क्या हो जाएगा? बिना से क्या हो जाएगा? विनय पिटक। और विनय पिटक में किसके बारे में चर्चा की गई है? किसके बारे में चर्चा की गई? तो बौद्ध धर्म में प्रवेश के नियम कानून के बारे में चर्चा की गई है।
किसमें? विनय पिटक में। अच्छा, विनय पिटक में चर्चा तो इसकी की गई है, अब इसके लेखक कौन होंगे? तो आपको बोले उपाय करने का मतलब क्या? उपाली। क्या हो जाएंगे? उपाली। विनय पिटक के लेखक कौन? उपाली। विनय पिटक में किसके बारे में चर्चा की गई है? नियम कानून। अब बात करते हैं, इसी में बताया गया था कि बौद्ध धर्म में प्रवेश का न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? 14 वर्ष की 15 वर्ष? 15 वर्ष, ठीक है। बौद्ध धर्म में प्रवेश का न्यूनतम आयु कितना वर्ष हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा न्यूनतम आयु, इतना ध्यान रहेगा। अच्छा, आगे यदि हम बात करें तीसरा पिटक के बारे में, दो तो समझ चुके हैं आप लोग, कौन कौन? शुद्ध पिटक, विनय पिटक। इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से बता सकते हैं। अगला की यदि हम बात करें अभिधम पिटक। अच्छा, अभिधम पिटक की यदि हम बात करते हैं, मोगलीपुत्र तिस्य, तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा किया गया था। और तीसरी बौद्ध संगीति में ही तीसरे त्रिपिटक की, जिसका नाम अभिधम पिटक है, जिसकी रचना की गई थी किसके द्वारा? मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा। और इस अभिधम पिटक में बौद्धों के दर्शन के बारे में बताया गया, यानी बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया किस पुस्तक में? अभिधम पिटक में। अभिधम पिटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मोगलीपुत्र तिस्य। इसकी रचना कैवी बौद्ध संगीति में की गई थी? तीसरी बौद्ध संगीति में। अब प्रश्न बनता है कि पहली बौद्ध संगीति में किस त्रिपिटक में से किस पुस्तक की रचना की गई थी? तो पहला दोनों जो है विनय पिटक और शुद्ध पिटक, इन दोनों की रचना पहली बौद्ध संगीति में, और तीसरी बौद्ध संगीति में किसकी रचना की गई थी? अभिधम पिटक की रचना की गई थी। इतना में तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारे बातों हम जान चुके हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये तो अभी तक नहीं बताए हैं। आप बोलिए। 563 ईसा पूर्व हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 563 ईसा पूर्व। क्या बोल रहे थे आप? 468 बोल रहे थे, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनकी मृत्यु की बात करें तो कब हो जाएगा? 483 ईसा पूर्व में। कब हो जाएगा? 483 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और हमें लगता है आपको शॉर्टकट में हम बौद्ध धर्म के बारे में बताए हैं, और इतना आपके पास जो भी बुक होगा ना, आपके आसपास में जो भी बुक होगा, वो सभी बुक में इतना क्वेश्चन नहीं होगा। हम जो बुक आप लुसेंट पढ़िए, दृष्टि पढ़िए, चाहे घटना चक्र पढ़िए, चाहे क्राउन पढ़िए, एक जगह आपको इतनी बात नहीं मिलेगी, और इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से नहीं मिलेगा। इस चीज़ों को कोशिश करिएगा रिकॉल करने का। और जानते हैं किसी टॉपिक पे आपको कमांड करना है ना, सबसे बेस्ट जरिया वही होता है, आप उसको कहानी के टर्म में लेके चलिए। यहाँ पे समय का थोड़ा अभाव रहता है, और कोशिश करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन के द्वारा ही करवाया जाए, जो कि बेहतर होती है, ठीक है। तो चीज़ों को आपको बता दे रहे हैं। आप जैसे हम बौद्ध धर्म को पढ़े, इसी तरह से हम जैन धर्म को भी पढ़ सकते हैं। एक बार महावीर स्वामी के जन्म से शुरुआत करेंगे, महावीर स्वामी की मृत्यु तक चलेंगे, ठीक है। तो क्या आज ही चले कि अगले दिन? अगले दिन। हम जानते थे थोड़ा सा सभी लोग नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, इस बात को समझ रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में ही विशेष चर्चा अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। क्लास अभी जब तक चलेगी, आप लोग रेगुलर क्लास आते रहिए, और कोशिश करिए जो भी साथी बैच रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं उन सभी को रेगुलर होने के लिए बोलिए। ऐसा कोई मायने नहीं रखता है कि आपका तैयारी कितना है, मायने ये रखता है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, यानी नौकरी लेने के लिए आप मेहनत करने के लिए कितना तैयार है, कितना इच्छुक है। आपकी मेहनत आपका परिणाम है, ठीक है। आप मेहनत करेंगे तभी आपको परिणाम बेहतर मिलेगी। आप जानते होंगे जीवन में कोई भी चीज जो होती है उसका दो ही रिजल्ट होता है। कि कोई भी काम करिए आप, या तो अच्छा नहीं तो बुरा। आप एग्जाम देंगे, या तो फेल होंगे नहीं तो पास करेंगे, बीच वाला का कोई जिक्र नहीं। चाहे आपको 99 नंबर का है ना, आ गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप कोई काम के नहीं है। यही होती है, इसलिए कोशिश करिए हम चीजों को बेहतर ढंग से करें, नहीं तो नहीं करें। जो पढ़ने वाले लोग हैं उन लोगों को अपने साथ जोड़िए, ताकि आपको भी पढ़ने में आनंद आए और उनको भी आए कि नहीं हम जो है मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा।